तो आज हम यण संधि सीखने को आरंभ करेंगे। इससे पहले हम दीर्घ संधि सीख चुके हैं, गुण संधि और वृद्धि संधि भी सीख चुके हैं और आज हम यण संधि सीखेंगे। बच्चों, यण संधि सीखने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जो स्वर संधि है, वैसे तो स्वर संधि कई तरह के हैं, लेकिन आपके लिए जो महत्वपूर्ण है दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। उसके बाद दो और संधि आते हैं, यण संधि और अयादि संधि। ये पांच जो है, ये पांच मुख्य स्वर संधि होते हैं। अब इन पांचों संधियों को अगर हम देखें तो उसमें एक छोटा सा फर्क है, एक छोटा सा अंतर है। उस अंतर को आप लोगों को सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो चलो मैं आप लोगों को सबसे पहले इन संधियों में अंतर समझाता हूं और बाद में हम यण संधि का भी अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, तो आज हम यण संधि सीखने तो जा रहे हैं, लेकिन यण संधि सीखने से पहले एक चीज जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं वो ये है कि हमारे जो हमें इस साल जो 5 संधि सीखने हैं, उन 5 संधियों में अंतर देखो। मैं संधियों के 2 समूह बनाता हूं। एक को हम लेते हैं गण एक, गण का मतलब होता है ग्रुप, और दूसरा बना रहे हैं हम गण 2, दूसरा गण। तो संधि में अंतर, क्या अंतर है? पहले दीर्घ संधि है बच्चों, दूसरा गुण संधि और वृद्धि संधि। इन तीनों संधियों को हम सीख चुके हैं। अब हमारे 2 संधि सीखने और बाकी है। कौन कौन से? यण संधि और अयादि संधि। तो ये संधि सीखने हमारे बाकी है। अब इनमें क्या अंतर है मैं आप लोगों को समझाता हूं। अगर मैं दीर्घ संधि का कोई भी एक उदाहरण लेता हूं, जैसे कि अ अथवा आ अधिक अ अथवा आ, तो यहाँ पर संधि में क्या होता है, दीर्घ संधि में, कि ये पहले वाला अ, दूसरा वाला अ, पूर्व वर्ण आ या फिर उत्तर वर्ण आ, ये दोनों भी हट जाएंगे और दोनों की जगह पर नया वर्ण आ जाता है। ठीक, गुण संधि में भी वैसा ही होता है। अगर अ अथवा आ अधिक उ अथवा दीर्घ उ, तो इस स्थिति में क्या होता है, अ और उ दोनों भी हट जाएंगे और दोनों की जगह पर दीर्घ उ रिप्लेस हो जाता है। ये नियम है गुण संधि का। और वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का हमने हाल ही में नियम देखा। अगर अ अथवा आ अधिक, अरे माफ करना, मैंने यहाँ पर ओ लिखना चाहिए था। हाँ, ओ दादा वो औ ना। हाँ, ओ अथवा औ, तो इस स्थिति में क्या होता है कि दोनों की जगह पर औ आ जाता है। ये थे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि के नियम। अब अगर मैं आप लोगों को यण संधि का नियम बताऊं तो क्या होता है, देखो ये मैं नियम लिख रहा हूं। एक अयादि संधि का भी मैं नियम यहाँ पर लिख रहा हूं। तो अब देखो बच्चों, सारा का सारा चित्र आप लोगों के सामने है। अब इनको आप लोग निरीक्षण कीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर आप लोग छोटा सा ही अगर निरीक्षण करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आसान चीज है। देखो, दीर्घ संधि में क्या हुआ, अ और आ, अ एकत्रित आए और ये दोनों के जो दोनों है, दोनों भी अपनी जगह से हटे और हटकर दोनों की जगह पर एक नया वर्ण हमें मिला जो है आ। ऐसा ही यहां पर भी हुआ और यहां पर भी हुआ। आप लोग देख सकते हैं कि पूर्व में जितने भी वर्ण थे वो वर्ण हट गए और नया एक ही आदेश मिला। लेकिन जहां तक बात आती है यण संधि और अयादि संधि की, तो यहाँ पर मामला कुछ गड़बड़ है, कुछ अलग है। इस सूत्र को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर सूत्र के द्वारा हम क्या कहना चाहते हैं। अगर ई अथवा दीर्घ ई, इनके बाद कोई अन्य स्वर आता है तो क्या होगा, इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है, ई अथवा ई बदल जाएगा। देखो एक बाण का चिन्ह लिखा है, यानी ई और ई ये बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे? य में बदल जाएंगे। इसका मतलब यह है कि ये जो संधि होता है यण संधि, इसमें जो बदलाव होगा वो सिर्फ ये ई और ई में होगा।
अर्थात ये हमारा दूसरा वाला जो य है, माफ कीजिए, अन्य स्वर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक ऐसे ही बात आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। अगर ए के बाद अगर कोई स्वर आता है तो इस स्थिति में क्या होगा, ए का अ बनेगा, यानी ये जो पहले में ए है ये हट जाएगा और उसकी जगह पर हमारा ये वाला अ आकर बैठ जाएगा। इसका तात्पर्य बिल्कुल सीधा सा है, क्या है कि पूर्व में हमारा जो ये उत्तर वर्ण है स्वर, ये जैसा था वैसा ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये अंतर अब से शुरू होगा। इससे पहले जो हमने संधि सीखे थे वे संधि कैसे हैं कि दोनों भी हट जाएंगे। ये वाली संधि, इन संधियों को देखो क्या है, दोनों भी वर्ण हट गए, पहले वाला भी हट गया और दूसरा वाला भी हट गया, नया कुछ बन गया। लेकिन अब जो हम संधि सीखने जा रहे हैं इसमें दोनों भी वर्ण नहीं हटेंगे, बस पहले वाला जो है वो हटेगा और दूसरा वाला जो है वो जैसा था वैसा रहेगा। तो ये जो हमारा सूत्र है इसको आप लोगों को स्मरण में रखना है बच्चों। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को यण संधि सीखना है। अब कैसे सीखते हैं, संधि के नियम क्या है, सूत्र क्या है, चलिए चलते हैं इसकी तरफ। तो क्या सीखा आप लोगों ने, एक बार मुझे बताओ, क्या समझा? दीर्घ संधि, गुण संधि और अयादि, ये संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि और दीर्घ संधि, इनसे बहुत ही डिफरेंट है। वैसे क्या अंतर है? बस अंतर इतना है कि अब से दोनों वर्णों में परिवर्तन नहीं होगा। इससे पहले दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि में हमने क्या देखा था, देव जमा आलय, तो देव का अ, आलय का आ, दोनों भी एकत्रित आकर कुछ नया बनता था। अब यण संधि में ये पहला वर्ण आया, ये दूसरा आया, तो इनमें से जो पहला है यही बिगड़ जाएगा, इसकी जगह पर कुछ अलग आएगा। बाद वाला जो उत्तर वर्ण है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। समझ गया? बिल्कुल आसान चीज है। तो इतना ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और अब हम हमारे यण संधि को सीखने के लिए जा रहे हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं यण संधि। अब ये यण संधि है, इस यण संधि का सबसे पहले हम सूत्र देखते हैं। यण संधि के कितने सूत्र हैं? तो कुल मिलाकर इसके भी 4 सूत्र है। तो पहला सूत्र देखिए, मैं यहाँ पर एक एक करके बारी बारी सूत्र लिख रहा हूं। अगर ई अथवा ई दीर्घ ई जवा अन्य स्वर, बच्चों यहाँ पर अन्य स्वर इस शब्द को बहुत ज्यादा महत्व है। इस स्थिति में क्या होता है कि हमारा जो ई अथवा दीर्घ ई है ये बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? हाँ, य में ये बदल जाता है। दूसरा सूत्र देखिए, उ अथवा दीर्घ उ, इसको हम शपुट वाला उ बोलते हैं। उसके बाद अगर कोई अन्य स्वर आ जाता है तो इस स्थिति में हमारा उ अथवा दीर्घ उ ये भी बदल जाता है व में। इसका बदलाव व में होगा। तीसरा सूत्र देखिए, अगर र अथवा दीर्घ र, इसके बाद अगर कोई अन्य स्वर आ जाए तो ऐसी स्थिति में हमारा र अथवा दीर्घ रू ये भी बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? र में बदल जाता है। हाँ, और अंत में आखिरी सूत्र है ल, ये हमारा स्वर। जिसके बाद अगर कोई अन्य स्वर आ जाता है तो हमारा ल बदल जाता है ल। तो कुल मिलाकर ये 4 सूत्र है छात्रों यण संधि के। इन सूत्रों को आप लोग कंठस्थ करके रखो। सबसे पहले इन सारे सूत्रों को याद करके रखो, तो आप लोगों को आगे पढ़ना बहुत आसान जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सूत्र के साथ। ठीक, तो पहले सूत्र को मैं यहाँ से ऐसे उठा रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पर चिपकाऊंगा और अब इसका हम अभ्यास करेंगे इसी सूत्र का। क्या कहता है ये सूत्र बच्चों, देखो और समझने की कोशिश करो। सबसे पहले हम एक उदाहरण देखेंगे और उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों देखिए,
इति जमा आदि, ये दो शब्द है। अब यहाँ पर हमारा संधि कार्य होने जा रहा है। कैसे होता है देखो, सबसे पहले हमारा संधि कहाँ पर हो रहा है, ती जमा आ, इन दोनों स्थानों पर। क्या मतलब है ती और आ का? सबसे पहले ये जो ती है, ती का हम विच्छेद करेंगे। ती के अंदर कौन कौन से वर्ण है बताओ? और रस्व हाँ एंड रस्व। हाँ, त और ई। अभी ई शेंडी वाला है कि शेंडी वाला है कि टकला है? ये रहा शेंडी वाला, नहीं, रस्व। रस्व। हाँ, अगर क्यों? रस्व है वो क्योंकि शेंडी वाली ई की मात्रा ऐसी होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है, तो इसलिए यहाँ पर हम इस वाले ई को रखेंगे। और उसके बाद क्या है, ये वाला आ, इस आ को रख देते हैं, त ई आ। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है और कैसे हुआ है। सूत्र को देखिए, सूत्र क्या कहता है बच्चों? हमारा सूत्र कहता है कि अगर ई अथवा ई, इसके बाद कोई अन्य स्वर आए। अब देखो यहाँ पर ई ओ अथवा दीर्घ ई, ह्रस्व ई दीर्घ ई, टकला ई या फिर शेंडी वाला ई, इन दोनों में से यहाँ पर टकला ई है, यानी इसके ऊपर शेंडी कुछ नहीं है यानी ह्रस्व ई बोलते हैं इसको, ये है। अब इसके बाद क्या आया है, आ है। अब इस आ को समझिए इस तरीके से कि ये एक अन्य स्वर है। अब अन्य स्वर है मतलब क्या है, समझो। यहाँ पर जो अन्य स्वर शब्द लिखा है, यानी इसके पहले जो ई लिखा है, ई को छोड़कर दूसरा कोई भी स्वर, ऐसा उसका तात्पर्य है। यहाँ पर स्वर चाहिए, कौन सा चाहिए, अन्य। अन्य यानी अनादर, दूसरा कोई, यानी ई के बाद ई रिपीट नहीं होना चाहिए, दूसरा कोई भी स्वर। यानी अगर आसान भाषा में बताऊं तो यहाँ पर ये जो दोनों हैं, कौन दोनों, ई, इनको छोड़कर कोई भी, ई या ई, इनको छोड़कर ऊ चलेगा, आ चलेगा, ई चलेगा, औ चलेगा, र चलेगा, इल चलेगा, कोई भी स्वर चलेगा, लेकिन ई वापस नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पूर्व में ई है और उसके बाद आ है। अब ये आ अलग स्वर आया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये जो ई है, ई बदल जाता है, किसमें बदल जाता है बच्चों, य में बदल जाता है। अब यहाँ पर एक चीज की तरफ आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसमें अन्य स्वर में कोई बदलाव होगा ऐसा कहा गया है क्या? नहीं। क्या बताया गया है कि केवल ये जो ई है इसी में बदलाव होगा। देखो सिर्फ ई बदलेगा, अन्य स्वर जो उसके पीछे आ आया है इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इस बात को आप लोगों को पक्का अपने मन में ध्यान रखना है। तो हमारे इस संधि के सूत्र ने ई का य होगा और बाद में आ लगेगा, या इत्यादि। हाँ सही। तो देखो इति जमा आदि का मिलकर इत्यादि बनता है, लेकिन ये कैसे बना इसी चीज को हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर तो है, ई है और आ है, इनमें से ये ई हटेगा, ई यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक, मैंने इस पर क्रॉस का साइन लगा दिया है, स्ट्राइक थ्रू। अब ई तो गया, ई की जगह पर आने वाला कौन है, य आएगा। और पीछे में जो आ है वो जैसा था वैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बच्चों समझ गया? yes. इस तरह से हो गई हमारी संधि की प्रक्रिया। अब क्या है, इन तीनों को जोड़ दो तो य आ तीनों का मिलकर क्या बनता है। ठीक, आधा तो य त्य और इनको आ लगा है तो आ की मात्रा आ, क्या हो गया हमारा इत्यादि। तो इस पद्धति से हमने ये संधि का उदाहरण देखा। अब इसके बाकी और भी हम उदाहरणों के द्वारा अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास, चलो देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो 1 2 3 उदाहरण दे रहा हूँ, आप लोग इसका मुझे और अन्य उदाहरण दे सकते हैं। बच्चों अब आप लोगों को मेरी स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, अभ्यास। अभ्यास। अब इस अभ्यास में देखिए कि बाकी और अन्य उदाहरणों से हम इसी सूत्र को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों, नदी जमा उगम, क्या बनेगा यहाँ पर बताओ। नद्यागम। थोड़ा सा गलत हुआ उच्चारण तुम्हारा, एक काम करो, तुम इस स्क्रीन पर लिखकर दिखाओ। 1 मिनट, मृणाली भेंडे स्क्रीन पर लिखकर दिखाओ, एनोटेट करो।
स्क्रीन पर लिख कर देखो, दिखाओ। यस दादा। देखो ये प्रश्न है तुम्हारा, नदी जमा उगम। लिखो ना, हाँ न। मृणाली थोड़ी कंफ्यूज हो लग रही है। दादा गलत है क्या मैं लिखी? ये बिल्कुल गलत है। अब कैसे गलत है मैं बताता हूँ। दादा यहाँ मैं पर दादा हम लिखे। रुको, मैं समझाता हूँ। यू डू नॉट वरी। देखो समझने की कोशिश करो बेटा, तुमने गलती कहाँ पर की। ऐसा मत करो, लिखो मत। दादा मैं इरेज करने वाली थी वो उतने में। समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर क्या था। देखो नदी जमा उगम, ऐसा ये प्रश्न है। अब यहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा, देखो संधि कहाँ पर हो रहा है, दी जमा उ यहाँ पर। हाँ, तो क्या है यहाँ पर, आधा द और उसके बाद ई है। ई कौन सा है, छोटा है कि बड़ा है, ह्रस्व है कि दीर्घ है, टकला है कि छिंदी वाला है? दीर्घ। दीर्घ। ये है ई। दीर्घ है। और ये दीर्घ मात्रा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दूसरी ई की मात्रा है। अब उसके बाद है उ, तो उ को रख दो यहाँ पर। ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखो ई के बाद अन्य स्वर उ आया है, तो इसमें हमारा ये जो ई है ये हट जाएगा। अब इसकी जगह पर कौन आएगा? यो यो। हाँ, य आएगा। तो देखो ये रहा द और आधा य पूरा नहीं, यह हलंत आएगा और उ। अब मृणाली ने कहाँ पर गलती की थी, उसने गलती की थी कि ये इसने ऊ की मात्रा नहीं दी थी, उसने ई की मात्रा दी थी। अब देखो द जमा य, ये जो स्थिति है इसका संयोग तीन तरीके से आप लोग कर सकते हो बच्चों। द और य को आपस में मिलाने के लिए तीन ऑप्शन है। ये ऐसे भी दिया बनता है, ठीक, ऐसे भी दिया बन सकता है, और कुछ नहीं, ये दोनों भी नहीं जमे तो जैसा था वैसा भी आप लोग उसको रख सकते हो, लेकिन हलंत चिन्ह वहां पर रहेगा, द्य। ऐसे भी बन सकता है, ठीक। तो मैं तीसरा तरीके से जाऊंगा, द को हलंत य और य को इस उ की मात्रा द्यू, ठीक, द्यू। और इस तरह से हमें शब्द मिला नद्युगमः। देखो हाँ दादा उसकी जगह मैंने नद्यागम लिखा था, नद्यागम। अब नद्युगम इस शब्द का मतलब क्या है, नदी का उगम, नदी का ओरिजिन, जहां से नदी का उगम होता है, ठीक। अब तुम चाहो, अगर ये जो द्यू मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा, आप लोग बाकी तरीकों के साथ भी जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर लिखूं तो नद्युगम, ऐसा भी चलेगा, ऐसा भी चलेगा, और इस तरीके से तो मैंने लिखा ही है यहाँ पर, ठीक। बच्चों समझ में आ गया? यस दादा। बहुत बढ़िया। दादा आपने जो परसों के दिन नहीं कल के दिन आपने जो होमवर्क दिया था आपने सेंड ही नहीं किया था वो बाद में बताऊंगा, अब उसकी बात मत करो। तो नदी उगम से बना नद्युगम, ये नदी का उगम। चलो मैं आप लोगों को दूसरा एक उदाहरण दे रहा हूं, ठीक। एक और उदाहरण देखिए, प्रति जमा एक, क्या बनेगा इसका बोलो?
प्रत्येक हाँ, बहुत सही। प्रत्येक प्रत्येक। और उदाहरण देखिए, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। मुनि जमा आदेश, क्या बनेगा? मुन्यादेश हाँ, मुनि आदेश, मुन्यादेश। उसके बाद रवि जमा उदय, क्या बनता है अर्थ या क्या बनेगा यहाँ पर संधि? उदय उदय नहीं नहीं, रव्युदय। रव्युदय रव्युदय। और उदाहरण देखो, देवी अर्पणम, देवी अर्पण, देवी को अर्पण कर दिया। देव्यर्पण हाँ, दिव्य अर्पण, देव्यर्पण। देवी जमा आदेश, अब दिव्यादेश हाँ, दिव्यादेश। देव्यादेश आ रहा है आप लोगों को? आसान है, हाँ, बिल्कुल आसान है बच्चों, इसमें ज्यादा आप लोगों को परेशान होने की भी जरूरत नहीं। तो इस तरीके से हमने यण संधि का पहला सूत्र बच्चों आज लोग सीख लिया है। क्या इसमें आप लोगों को कोई शंका है? आप लोगों को प्रक्रिया समझ गई कि ये कैसे होता है? तो एनी डाउट? बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब है कि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखाया, और जब जब आप लोगों को जो कोई भी डाउट रहेगा, आप लोग मुझे बेझिझक कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक?